हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 30 और 31 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। ये पार्ट 2 लेक्चर है गाइस। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है आज सुबह ही, राइट। और ये जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के ये पूरे टॉपिक्स अपन कवर कर चुके हैं। अभी जो अपन कवर करेंगे पेपर 3 के पूरे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, राइट। और जिन स्टूडेंट्स ने पेपर 1 और पेपर 2 के टॉपिक्स नहीं देखे आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। चैनल पे आप चले जाइएगा। और मे भी शायद आपको ये वाला लेक्चर जो है वो लेट नाइट शायद मिले, और मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आपको 12 बजे से पहले ही जो है, यानी कि अगले साल से पहले ही ये लेक्चर आपको मिल जाए, क्योंकि यहां पर थोड़ी नेटवर्क की समस्या है। अब देखो, अगर जल्दी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर शायद आप अगले साल में ही ये वाला लेक्चर जो है वो देखने वाले हो, राइट। तो जो स्टूडेंट्स रात में जगते हैं तो वो तो डेफिनेटली देख ही लेंगे, राइट। बाकी पेपर 3 के पूरे टॉपिक्स मैंने आप लोग के कवर करा दिए थे, राइट। तो चलो अभी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्टली अपन पेपर 3 के टॉपिक से शुरू करते हैं। गाइस, बात करेंगे पोर्टुलाका लाल जी के बारे में। तो पोर्टुलाका लाल जी क्या है? तो ये एक नई स्पीशीज है, अभी रिसेंटली हमारे ईस्टर्न घाट से डिस्कवर हुई है। ये वाइल्ड सन रोज की स्पीशीज है, वाइल्ड सन रोज की। तो आप देख सकते हैं ये, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है, वहां से डिस्कवर हुई है। इसके यूनिक फीचर्स की बात करें तो ट्यूबरस रूट इसकी हमें देखने को मिलती है। देखो ट्यूबरस रूट कैसी होती है, ऐसी दिखाई देती है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये जड़ें। तो इस प्रकार की जड़ें जो है वो इस फूल की हमें देखने को मिलती है, इस प्लांट की देखने को मिलती है। इसमें लीफ एक्सेल्स की अगर अपन बात करें तो उसमें कोई भी हेयर्स हम लोग को नजर नहीं आते। लीफ एक्सेल क्या होता है? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं लीफ के फीचर वगैरह के बारे में। तो एक्सेल ये वाला पार्ट, ठीक है, लीफ और स्टेम के बीच का ये पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, वो एक्सेल हम लोग को नजर आता है, राइट। तो ये वाली चीज है। और पेटियोल, ये भी देख लो आप, इसको पेटियोल जो है वो कहा जाता है, जिससे लीफ कनेक्ट होती है। ऑक्सिलरी या फिर लेटरल बर्ड जो है ये हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिलता है, स्टेम से जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो ऐसी चीजें जो है वो आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, फीचर्स वगैरह के बारे में। आगे की बात करें इसकी, तो रेडिश पिंक फ्लावर इसका हम लोग को देखने को मिलता है, कलर जो है उसका रेडिश पिंक कलर का है, राइट। प्रोलेट शेप इसके फ्रूट्स के हम लोग को नजर आते हैं। प्रोलेट कौन सा शेप होता है? ये वाला शेप, इस शेप को प्रोलेट जो है वो शेप कहा जाता है। तो ऐसा आइडिया भी आप लोग को होना चाहिए हर एक चीज का, राइट। और साथ ही साथ कॉपर ब्राउन कलर की इसकी सीड हम लोग को देखने को मिलती है, और उसमें लश्चर नहीं होता, यानी कि चमकदार सीड्स इसकी नहीं होती है, राइट। तो ये वाली चीज है। और सक्यूलेंट नेचर के इसकी ट्यूबरस रूट्स होती है। सक्यूलेंट नेचर यानी कि एब्जॉर्ब करने वाली इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, यानी कि काफी गूदा इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। गूदा युक्त इसकी प्रकृति, चट्टानी दरारों पर भी ये पौधे जो है वो जीवित रहने में सक्षम हम लोग को देखने को मिलते हैं इसकी सक्यूलेंट नेचर के कारण, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जाती है। तो रॉकी सरफेस जो होते हैं ना, चट्टानों वाला एरिया, तो वहां पर भी ये सर्वाइव कर सकती है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आप जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके प्रीलिम्स में फॉरेस्ट सर्विसेज के कैंडिडेट्स भी जो है वो बैठते हैं, अपीयर होते हैं। तो क्या होता है, इस प्रकार के टॉपिक्स भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना जरूरी होता है, क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, राइट। तो ये वाली चीज, इसके बारे में हालांकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। गाइस, बात करेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। तो फ्रेट का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में फ्रेट का मतलब होता है कि जब सामान, बल्कि सामान यानी कि बहुत सारा जो सामान होता है, माल जो होता है, उसका जब ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको फ्रेट कहा जाता है, राइट। तो जैसे जो मालगाड़ियां होती हैं, बहुत सारा सामान जो है वो लेकर जाती हैं। तो हमारी कंट्री में हम लोगों ने रेलवेज की जो है वो लाइन बिछाई हुई है वेस्टर्न साइड पे, तो उसको वेस्टर्न कॉरिडोर कहा जाता है, और ईस्टर्न साइड पे जिसको ईस्टर्न कॉरिडोर कहा जाता है। ये टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, बट आपको दोनों की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास वेस्टर्न कॉरिडोर भी और ईस्टर्न कॉरिडोर भी है, राइट। और ईस्टर्न कॉरिडोर के बारे में अपन इसलिए बात करें क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नई भाऊपुर और नई खुर्जा सेक्शन जो है वो उसका उद्घाटन किया है, और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के। तो देखो ऑलरेडी हमारे पास ये खुर्जा सेक्शन था, तो एक नया खुर्जा सेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, और एक नया सेक्शन जो है वो ईस्टर्न कॉरिडोर में शामिल किया गया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इस प्रकार की रेलवे लाइन जो है वो बिछा रहे हैं, राइट। तो ये रेलवे लाइन जो है वो किस प्रकार की, हम लोग को दो प्रकार की देखने को मिलती है। इलेक्ट्रीफाइड डबल ट्रैक सेगमेंट है एक। इलेक्ट्रीफाइड यानी कि वो जिससे, जो आपने ट्रेन के ऊपर देखा हुआ ना, वो तारें बिछी रहती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की तारें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो वैसी लाइन जो है वो बिछी हुई है। डबल ट्रैक्स मतलब कि दो ट्रैक होती हैं, एक ये सिंगल ट्रैक आपको दिखाई दे रही है, इसके बगल में दूसरी ट्रैक भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो डबल ट्रैक भी लाइन है हमारे पास इलेक्ट्रीफाइड, और सिंगल ट्रैक सेगमेंट भी हम लोग के पास इलेक्ट्रीफाइड देखने को मिलता है, राइट। ये ईस्टर्न कॉरिडोर के अंदर, और ईस्टर्न कॉरिडोर की लेंथ जो है वो 1856 किलोमीटर की है। तो सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि हम लोग अपना सामान को ढोने के लिए, ले जाने के लिए, यानी कि बल्कि जो सामान होता है, क्योंकि मालगाड़ी में बहुत सारा सामान जो है वो ले जाया जा सकता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, राइट। तो हम लोग बहुत सारा सामान जो है वो ले जा सकें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। तो इसके लिए इस प्रकार की चीजें जो है वो हम लोग ने शुरू कर रखी है। वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर हम लोग को देखने को मिलता है। इससे फायदे क्या होते हैं? तो सिंपल सी चीज है गाइस,
अगर आप देखोगे कि अगर बहुत सारा माल अगर ट्रक लेकर जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे ट्रक्स लगेंगे। मतलब कंपैरेटिवली अगर ट्रेन के मुकाबले अगर ट्रक्स को अगर आप कंपेयर करो तो काफी सारे ट्रक्स लगेंगे ना सामान को ले जाने में, ढोने के लिए। और ट्रक्स जो है उनको ज्यादा टाइम भी लगेगा, राइट, सामान को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचाने में एज कंपेयर टू ट्रेन। तो इससे क्या फायदा होगा हमारा कि ट्रेन से जब सामान जो है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाता है तो टाइम काफी बच जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें पोल्यूशन लेवल भी डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है? ट्रक जब जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि ट्रक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करेंगे, राइट, और बहुत सारे ट्रक्स हम लोग को देखने को मिलेंगे तो ज्यादा पोल्यूशन होगा। यहां पर ट्रेन जो होगी वो तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस चल रही है तो कम एमिशन हम लोग को देखने को मिलेगा। बट साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रक्स के कंपैरिजन में कम एमिशन होगा, क्योंकि देखो ये जस्टिफाइड नहीं होगा अगर हम लोग बोलेंगे कि यार एमिशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल नहीं होता। वो तो होता ही है डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? जब हम लोग कोयले को जलाते हैं, राइट, तब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे यहाँ बनती है। जो हमारे घर में जो लाइट आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो कैसे बन रही है? प्रोडक्शन उसका कैसे हो रहा है? इसमें भारी मात्रा में कोयला जल रहा है। तो पोल्यूशन तो होता है बट कंपैरेटिवली लेस पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और दूसरा फायदा क्या है? फास्ट, जल्दी से जल्दी सामान जो है वो पहुंच जाता है। तो ये दो चीज मेन हम लोग को देखने को मिलती है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में। तो हमारे पास ईस्टर्न कॉरिडोर है और वेस्टर्न कॉरिडोर है, और ईस्टर्न कॉरिडोर कितना है? 1856 किलोमीटर का टोटल हम लोग को देखने को मिलता है। सेगमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सिंगल ट्रैक और डबल ट्रैक हम लोग को इलेक्ट्रिफाइड देखने को मिलते हैं। और ये शुरू कहां से होता है? तो पंजाब से शुरू होता है, लुधियाना के पास में हम लोग को साहिनवाल देखने को मिलता है, वहां से ये शुरू होता है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में से होकर वेस्ट बंगाल तक जो है ये गुजरता है। यानी कि एंड जो होता है इसका वेस्ट बंगाल में हम लोग को ईस्टर्न कॉरिडोर का देखने को मिलता है, ये पूरा यहां तक, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को नजर आ रही है। इसके अलावा इसको किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ये जो बॉडी है गाइस, ये इस प्रकार के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है। तो कभी कभी डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? तो ये कंपनी का नाम आपको याद रखना है, DFCCIL, ठीक है। तो ये सेटअप करती है और बिल्ड करती है और ऑपरेट करती है इस प्रकार के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को। इसका महत्व क्या है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे यहाँ पे जो सामान वगैरह होते हैं, जैसे जनरल सामान हो गया, या स्टील हो गया, फूड ग्रेन हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, लाइम स्टोन यानी कि चूना वगैरह हो गया, इसके अलावा कोल्स वगैरह हो गया। तो ये सब जो सामान होता है काफी इंपॉर्टेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि हमारी कंट्री में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जो है वो पहुंचाया जाता है, ले जाया जाता है। तो ये जो मालगाड़ियां जो चलती हैं ये सब सामान जो है वो लेकर जाती है, तो इससे काफी फायदा होता है हम लोग का, राइट। इसके अलावा इस प्रकार के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की क्यों आवश्यकता थी? तो देखो ये जो पूरा रूट हम लोग को ट्रेन का देखने को मिलता है, यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती हैं, यात्री जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं, राइट। तो जो पैसेंजर ट्रेन होती है और उसी ट्रैक पे अगर मालगाड़ियां चलेंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि काफी कंजेशन हम लोग को ट्रैफिक का देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने अलग से स्पेसिफिकली सामानों के लिए, मालगाड़ियों के लिए एक अलग हम लोग ने रूट जो है वो अपना बना के रखा हुआ है, राइट, जिससे कि कम जो है वो कंजेशन वगैरह यहां पर हम लोग को देखने को मिले। और इन सब चीजों के बारे में मेक इन इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी 2017 में, उसने डिटेल में पूरी चीज बताई थी कि किस प्रकार से हैवीएस्ट ट्रैफिक हम लोग को इस रूट पे देखने को मिलता है। काफी कंजेस्टेड रूट हम लोग को नजर आता है, यहाँ पर काफी सारा ज्यादा पैसेंजर ट्रैफिक है, 52% पैसेंजर ट्रैफिक है और 58% फ्रेट ट्रैफिक हम लोग को नजर आता है, राइट। तो उसमें काफी कंजेशन होता है, तो इसलिए हम लोगों ने एक अलग स्पेसिफिक रेलवे ट्रैक जो है वो तैयार करके रखी हुई है जिसमें सिर्फ मालगाड़ियां जो है वो चले, राइट। और इसकी डिमांड आज की डेट में इसलिए ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि देखो एक तो फायदा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, जल्दी से जल्दी हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है क्योंकि ट्रेन जो है वो जल्दी से जल्दी सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। सेकेंडली पोल्यूशन लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो डिक्रीज होता है, रूट जो कंजेस्टेड होते हैं तो उसका एक ऑल्टरनेटिव हम लोग को ऑप्शन देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा रेवेन्यू भी जनरेट होता है क्योंकि इस प्रकार से जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हम लोग को जब नजर आते हैं तब उसमें क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में काफी सारे लॉजिस्टिक सेक्टर में इंप्रूवमेंट या इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिलने लगता है। क्योंकि देखो ट्रेन जो है वो हर जगह तो पहुंच नहीं पाएगी, ट्रेन जो है वो एक जैसे कि नियरेस्ट जो भी लोकेशन है जहां पर रेलवे ट्रैक ये बना हुआ है वहां तक पहुंच जाएगी, बट वहां से फिर ट्रक्स वगैरह के थ्रू जो है वो सामान ले जाया जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में या लॉजिस्टिक सेक्टर में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है, डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या फिर इन जनरल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में अपन ने डिटेल में बात कर ली है। प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। अब गाइस ये इकोनॉमिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आप लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये समझाऊंगा, आईटीसी क्या होता है ये अपन समझते हैं। तो ये एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि बिजनेस के ऊपर लगाया जाता है, राइट। तो बिजनेस के अंदर जब परचेजिंग के लिए जो टैक्स वो पे करते हैं तो उसको वो बाद में डिडक्ट कर सकते हैं सेल्स के समय पर,
राइट। तो इसका आसान भाषा में मतलब क्या है, जैसे कि मैं जैसे मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं सामान को परचेज करता हूं और सेल करता हूं, मेरा काम है सामान को परचेज करना और सेल करने का, राइट। जैसे होलसेल से मैंने सामान को परचेज किया और फिर मैं कस्टमर को बेच रहा हूं। तो जब मैं सामान को परचेज करता हूं तो उस समय मैं क्या करता हूं, टैक्सेस पे कर देता हूं। और फिर जब मैं सामान को बेचता हूं और उसके बाद मेरा फाइनेंशियल ईयर में यानी कि मेरे ऊपर जो भी टैक्स आता है और जब मुझे रिटर्न फाइल करना होता है, तब उस समय ये मैं मेंशन करता हूं कि मैंने ऑलरेडी जो है वो टैक्सेस पे कर दिए हैं और मेरे इनकम टैक्स से आप ये टैक्सेस को रिड्यूस कर दें, राइट। आसान भाषा में और मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है, ये प्रोसीजर किस प्रकार का होता है, जैसे आप रिलेट कर पाओ जिससे कि जैसे रेस्टोरेंट, सभी लोग आप रेस्टोरेंट गए होंगे, राइट। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने, तब उस समय क्या होता है, आप बिल पे करते हैं और आप देखिएगा बिल के साथ जो है वो आप टैक्स भी पे करते हो, उसके ऊपर जीएसटी पे करते हो कि नहीं करते हो, कभी देखना बिल को गौर से तो आपको उसमें जीएसटी दिखाई देगा, आप जीएसटी पे कर रहे हो। यानी कि जीएसटी कौन पे कर रहा है, कस्टमर जीएसटी पे कर रहा है, राइट। या फिर जो कंज्यूमर है, जो आपने खाना खाया तो आप जो है वो जीएसटी पे करोगे, राइट। तो अब बिजनेस के केस में क्या होता है, बिजनेस के केस में एक बिजनेसमैन है, जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने सामान परचेज किया और परचेज करते समय ही मैंने टैक्सेस पे कर दिया, राइट। अब मैंने क्या किया, ये टैक्स पे किया, पर टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर आती है, कस्टमर्स के ऊपर अल्टीमेटली टैक्स की लायबिलिटी आती है। तो जब मैं ये सामान को सेल आउट करता हूं, तब उस समय मैं क्या कर सकता हूं, मैंने जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है उसको मैं अपने जो मेरे पास जो एनुअल रिटर्न आता है, जो मेरे पास इनकम टैक्स वगैरह जो मेरे पास बनेगा, तो उसमें जब मुझे अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा तो उस समय मैं क्या दिखाऊंगा कि मैंने इन सामानों पर ऑलरेडी टैक्सेस पे कर दिए थे, मेरे ये आप टैक्सेस जो है वो डिडक्ट कर दें इस पर्टिकुलर इससे, यानी कि जो भी मेरा इनकम टैक्स बनेगा तो उससे ये टैक्सेस डिडक्ट कर दिए जाए। तो ये टैक्स डिडक्शन की कहानी हम लोग को देखने को मिलती है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर, राइट। तो ये सिंपल सी चीज है और बिजनेस पर्सन ही इसको, या फिर जो भी बिजनेस वगैरह होते हैं सेल और परचेज का जिनका काम होता है, तो वो ही इस आईटीसी का उपयोग कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है ये, जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यहां पर भी पूरा लिखा हुआ है, जैसे कि बिजनेस जो है ये टैक्स को पे करते हैं कब, परचेज करते समय, और फिर बाद में जो टैक्स की लायबिलिटी इनके ऊपर आती है जब ये सेल करते हैं, तो उस समय ये रिड्यूस कर सकते हैं अपनी लायबिलिटी से इस टैक्सेस को, राइट। सिंपल टर्म में क्या है, तो ये इनपुट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, टैक्स जो है वो इनपुट के समय पर यानी कि लेते समय टैक्स जो है वो पे कर दिया जाता है और फिर बाद में उसको रिड्यूस करवाया जाता है, मतलब जो बैलेंस अमाउंट जो होता है पे करने के बाद में उसको रिड्यूस कर दिया जाता है जब भी इनकम टैक्स जो है वो बनता है, या फिर जब भी एनुअल रिटर्न जब फाइल करना होता है तो उस समय रिड्यूस कर दिया जाता है इस टैक्स को। तो ये वाली चीज जो होती है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि कोई भी बिजनेस जो कि कंपोजिशन स्कीम के तहत आते हैं तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, राइट, इनपुट टैक्स क्रेडिट से, कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल नहीं कर सकते, इसका उपयोग नहीं कर सकते। और पर्सनल यूज के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकता, सिर्फ बिजनेस ही इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, जो भी सामान, जो भी गुड्स वगैरह होते हैं जिनके ऊपर एग्जेम्पशन होता है कि इन सामानों के लिए, इन सामानों की सेल्स और परचेज के लिए आईटीसी का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो ऐसे सामानों पर आईटीसी का उपयोग नहीं किया जा सकता, राइट। अब अपन न्यूज पे चलते हैं। तो देखिए अभी इशू क्या हो रहा है कि काफी सारे लोग इस प्रकार के फेक क्रेडिट्स का उपयोग कर रहे हैं, राइट, यानी कि कर की चोरी कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हम लोग को देखने को मिल रहा है इस प्रकार से आईटीसी का उपयोग करते हुए, राइट। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं, जो फेक क्रेडिट्स का जो उपयोग हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्रेडिट्स के मिस यूटिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए अभी क्या किया गया है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इन्होंने रूल 86B इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी के अंदर, जीएसटी रूल्स के अंदर। यहां पर उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहां पर बताया गया कि जीएसटी की जो लायबिलिटी आएगी वो 99% तक जो है वो आईटीसी का उसमें उपयोग किया जा सकता है, 1% आपको कैश में पे करना होगा, यानी कि 1% तो पे करना ही करना होगा लायबिलिटी। तो यहां पर यह चीज बताई गई है कि जिन भी पर्टिकुलर बिजनेसेस होते हैं जिनका मंथली टर्नओवर 50 लाख से ऊपर का होता है, उनको अपनी जीएसटी लायबिलिटी एटलीस्ट 1% कैश में पे करनी होगी। यानी कि कुल मिलाकर कहा गया कि वो सिर्फ 99% तक ही उपयोग कर सकते हैं अपने आईटीसी को, 1% जो है वो उनको एटलीस्ट 1%, यानी कम से कम 1% तो उनको अपने जो भी टैक्स वगैरह जो आएंगे उसको पे करना होगा कैश में। तो ये चीज जो है वो यहां पर बताई गई है। न्यू रूल्स के अंदर एक्सेप्शंस हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो बताया जा रहा है कि रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर अप्लाई नहीं किए जाएंगे जिन कंपनीज के बिजनेस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर उनका कोई पार्टनर है, उसने अगर इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा पे किया हो, या फिर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसने मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का उसको अगर रिफंड मिला हो, राइट, टैक्सेस वगैरह पे, तो उस समय वो जो है उनको उनके ऊपर एग्जेम्पशन जो है वो कर दिया गया है,
राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है, यानी कि उन्हें अगर पिछले साल का अगर आईटीसी जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, उसका अगर उपयोग नहीं किया है तो फिर वो जो है वो कर सकते हैं, राइट, इसका उपयोग। बट जिन्होंने ऑलरेडी उपयोग किया हुआ है तो फिर वो नहीं करेंगे। तो ये चीज जो है वो यहां पर बताई गई, या फिर ये चीज बताई गई कि जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दिया हो तो वो यूज कर सकते हैं आईटीसी का, और जिन्होंने नहीं दिया है 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स तो, और उनका जो बिजनेस का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर का है, तो उनको 1% एटलीस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। यानी कि 1% के ऊपर आईटीसी नहीं लगेगी, 99% पर लग सकती है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट इस टॉपिक के अंदर मेनली जो आपके काम की चीज थी वो आईटीसी थी, इसलिए ये चीज आपको पहले मैंने कवर करवाई, राइट। निमोनोकल पॉलीसैचराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, तो इस नाम में क्या चीज आपको समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि निमोनोकल को सुनकर कि ये निमोनिया की वैक्सीन है ना? तो यही है गाइस, निमोनिया की वैक्सीन ये हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर ये वैक्सीन बनाई गई है पूरी तरह से, और पहली इंडिजीनियस वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जुलाई में हमारे इंडिया के ड्रग रेगुलेटर जो है उन्होंने मार्केट अप्रूवल ग्रांट कर दिया था, यानी कि मार्केट में ये वैक्सीन रिलीज कर दी जाएगी, उसकी परमिशन दे दी थी, राइट। और निमोनिया किस प्रकार से फैलता है? तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई से ये फैलता है। और एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये काफी कॉमन बैक्टीरियल निमोनिया है जो बच्चों में हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल निमोनिया हम लोग को देखने को मिलता है। और एक है रेस्पिरेटरी सिनसाइटियल वायरस, ये वायरल कॉज हम लोग को निमोनिया का देखने को मिलता है। जो लंग्स जो होते हैं ना, जो हमारे फेफड़े वगैरह जो होते हैं, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसको निमोनिया हो जाता है, तो उसके जो फेफड़े होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, वहां पर फ्लूइड और या फिर पस वगैरह जो है वो जम जाता है, और काफी पेनफुल कंडीशन होती है ये, और सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है निमोनिया के समय पर, राइट। थोड़ी सी बात करते हैं इस वैक्सीन के बारे में। PPSV23 ये वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है। 23 इसलिए क्योंकि 23 प्रकार के निमोनोकल बैक्टीरिया से ये लड़ सकती है वैक्सीन। और इसमें कॉन्जुगेट जो हम लोग टर्म देखते हैं ना, ये कॉन्जुगेट यहां पर लिखा हुआ है, इस वैक्सीन का जो नाम है उसमें कॉन्जुगेट हम लोग को देखने को मिलता है। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये एक प्रकार की वैक्सीन होती है जो कि प्रोटीन को एंटीजन के साथ जो है वो ज्वाइन करवा देती है, राइट। यानी कि उसमें मतलब एंटीजन में प्रोटीन को जो है वो लगा देती है, जिससे कि बेहतर तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके वायरस से, बैक्टीरिया से या फंगाई से। निमोनिया को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए ये काम होता है। और पॉलीसैचराइड की अगर अपन बात करें तो ये एक प्रकार की वैक्सीन होती है, इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है वायरस से, बैक्टीरिया से या फंगाई से लड़ने के लिए, यानी कि जो निमोनिया जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, राइट। तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, और ये बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। गाइस, दिल्ली मेट्रो के अंदर एक अब ऐसी मेट्रो चलने वाली है जिसको ड्राइवर नहीं चलाएंगे। पहली इंडिया के अंदर ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसका उद्घाटन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन जो है वहां पर ये मेट्रो ट्रेन जो है वो चलेगी। इसको रिमोटली कंट्रोल किया जाएगा, डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो इसके कमांड रूम से इसको कंट्रोल किया जाएगा, जिस कमांड रूम को ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर का नाम दिया जा रहा है। यहां पर इंजीनियर्स की एक टीम बैठेगी जो कि ट्रैक करेगी और मॉनिटर करेगी ट्रेन के मूवमेंट की, कि कहां पर ट्रेन जो है वो चल रही है। तो पूरी तरह से उसके ऊपर निगरानी रखेगी, उसको देखेगी ये टीम, राइट। तो ये चीज है। तो याद रखना, दिल्ली के अंदर अब एक मेट्रो ऐसी चलेगी जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवरलेस मेट्रो हम लोग को देखने को मिल रही है, और इंडिया के अंदर पहली ऐसी ड्राइवरलेस ट्रेन जिसका भी उद्घाटन किया गया है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गाइस, इंडिया के अंदर पिछले 4 महीनों में 100 किसान रेल हम लोग को देखने को मिल रही है। ये 100वीं किसान रेल है जिसका उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र से लेकर वेस्ट बंगाल के बीच में ये किसान रेल चलेंगी। किसान रेल जो है गाइस, इसके बारे में आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये ट्रेन्स जो है वो फार्मर्स की मदद करेंगी। कैसे मदद करेंगी? इसमें जो पेरिशेबल कमोडिटीज जो होती हैं, यानी कि किसान जो सब्जी फल वगैरह उगाते हैं, तो वो सब जो है वो इस ट्रेन में ले जाया जाएगा, राइट। और दूर दूर एरियाज तक जो है ये ट्रेन पहुंचाएंगी इस किसान के सामानों को। तो इससे क्या होगा, किसानों को एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। उससे किसानों का क्या फायदा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि किसानों का जो सामान है प्रोड्यूस जो है वो जल्दी से जल्दी बिकेगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा खराब होने से पहले। तो काफी फायदा जो है वो इस किसान रेल से किसानों को मिल रहा है, उनकी इनकम भी इससे बूस्ट हो रही है काफी ज्यादा, राइट। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का इसमें काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सिंपल सा फैक्ट है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। वन नेशन वन कार्ड या फिर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये कार्ड ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल रहा है, अहमदाबाद में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ये कार्ड।
और दिल्ली में ऑलरेडी है ही। अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन दिल्ली मेट्रो की है वहां पर इसको एक्सपेंड कर दिया गया इस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। तो आसान भाषा में मैं समझाता हूं कि ये कार्ड जो है वो किस पर्पस के लिए लाया गया है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग जो यूज करते हैं, राइट, जैसे कि बस में ट्रैवल करना या मेट्रो में ट्रैवल करना या ट्रेन, सबअर्बन ट्रेन जो हम लोग को देखने को मिलती है उसमें ट्रैवल करना, तो उसमें लोग बाग जो है वो अधिकतर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो उपयोग करते हैं उसमें कैश का उपयोग किया जाता है लोगों के द्वारा, राइट। कैश पेमेंट हम लोग को जनरली देखने को मिलती है, लोग करते हैं। बट गाइस आज की डेट में हम लोग डिजिटल पेमेंट के ऊपर या डिजिटल पेमेंट सिस्टम के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये चीज नहीं इंट्रोड्यूस की गई कि लोग बाग जो है वो कैश की झंझट काफी ज्यादा होती है, हम लोग को देखने को मिलता है कई बार लोगों को कैश वगैरह हैंडल करना अच्छा नहीं लगता, और आजकल तो काफी सारे लोग हैं वो अपने पास कैश रखते ही नहीं है, राइट। ज्यादातर उपयोग जो होता है वो कार्ड के थ्रू होता है या फिर फोन पे, गूगल पे, ऐसा हो गया, यूपीआई के थ्रू पेमेंट लोग करते हैं। तो कैश का उपयोग काफी ज्यादा अभी ऑलरेडी कम हो ही चुका है। तो हम लोग इस चीज में भी फोकस कर रहे हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है तो वो एक ऐसा कार्ड हो जो कि पूरे इंडिया में काम करे। कोई भी इंसान, जैसे कि हम किसी दूसरी सिटी में जाते हैं तो अपनी गाड़ी लेकर तो जाते नहीं कई बार, राइट, दूसरी सिटी में, तो हम लोग वहां पर अधिकतर किसका उपयोग करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, राइट। तो उस बीच क्या होगा कि वहां पर अब दूसरी सिटी में जाकर अलग फिर कार्ड बनवाना, फिर वो झंझट वाला काम होता है। और अगर एक ही कार्ड ऐसा हो जो कि आप ऑल ओवर इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हो तो कितनी अच्छी बात है। तो इसी कंसेप्ट से इस कार्ड को शुरू किया गया था, राइट। क्योंकि पैसे की झंझट होती है, कई बार खुलने वगैरह की भी झंझट होती है। तो अगर हम लोग बात करें चैलेंजेस की कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं कैश पेमेंट में, तो खुलने की सबसे बड़ी दिक्कत है कि चेंजेस वगैरह नहीं हो पाते, राइट। दूसरी बात, लोगों को कैश हैंडल करना सही नहीं लगता है। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि इस टॉपिक में नहीं लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप लिख लो कहीं पर, वायरस, जो पैसा होता है ना, रुपया, जो मनी जो हाथों में हम लोग लेते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा वायरस होता है। और अभी ये वाला पॉइंट आप जरूर उपयोग कीजिएगा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का इशू हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिला, तो मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आप क्या डिजिटल पेमेंट के अंदर इस पॉइंट को भी जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। ये वाला सेंटेंस, ये वाली लाइन जो है वो जरूर लिखिएगा कि कैश पेमेंट में सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो वायरस के ट्रांसमिट का होता है, ट्रांसमिशन का होता है, ट्रांसफर का होता है, राइट। कि वायरस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में रुपया के थ्रू भी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। बट अगर डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा तब क्या होगा कि इस प्रकार के वायरस जो है वो ट्रांसफर नहीं होंगे, राइट। तो ये एक और इसका फायदा है। तो आप इस प्रकार से भी चीजों को लिख सकते हो। तो आपको क्या, अपने ब्रॉड माइंड से चीजों को जो है वो आपके मेंस के आंसर में लिखना है, और आपका मेंस का आंसर दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए। और यही सब पॉइंट्स अगर आप ऐड ऑन करते हो ना तो उसमें आपका आंसर डिफरेंट बनता है, क्योंकि आर्टिकल में इस पॉइंट के बारे में कहीं पर भी यहां पर मेंशन नहीं है। ये मैंने आपको अलग से एक ऐड ऑन बताया और काफी कॉमन सी चीज है, राइट। बट वही है कि वो कॉमन सी चीज जो है वो एग्जाम के समय पर क्लिक होनी चाहिए, इसलिए पॉइंट्स बनाना जरूरी होते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, पॉइंट वगैरह बनाते नहीं, उनको लगता है यार ये तो कॉमन सी चीज है, इसको तो क्यों बनाना। बनाओ, क्योंकि आप वो कॉमन सी चीज एग्जाम में वो जब बैठोगे ना मेंस का आंसर लिखने, तब आप भूल जाओगे। आप भूलो नहीं, इसलिए आपके सामने वो कॉमन सी चीज भी लिखी होनी चाहिए। भले ही आप 2 वर्ड लिख दो कि कैश इक्वल्स टू वायरस ट्रांसफर, सिर्फ इतना लिख दो आप, तो उसमें आपको क्लिक कर जाएगा कि यार कैश जो है वो ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है तो वायरस भी ट्रांसफर होता है, राइट, नोट के थ्रू, रुपए के थ्रू। तो ये वाली चीज है, तो इन सब से भी इसमें फायदा मिलेगा। और मेनली तो चीज है हम लोग को ऐसा करना है कि हमारे पूरे इंडिया में एक व्यक्ति के पास अगर ये कार्ड हो तो वो व्यक्ति पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग कर सकता है, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, पूरे इंडिया में, राइट। तो ये वाली चीज है। इवन इस कार्ड में ये फैसिलिटी भी है कि लोग बाग शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, इवन एटीएम से कैश भी निकाल सकते हैं। तो ये पूरी चीज जो है वो फैसिलिटी इस कार्ड के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों है, तो देखो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो दिल्ली मेट्रो की है वहां पर ये कार्ड एक्सपेंड कर दिया गया है, और पिछले साल जो है वो अहमदाबाद में इसको शुरू किया गया था। इस कार्ड को वन नेशन वन कार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है, यानी कि ये जो कार्ड है इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है कहीं पर भी, किसी भी स्टेट के अंदर, राइट। और जो बस ट्रैवलिंग पर्पस के लिए टोल टैक्स पे करने के लिए, यानी कि टोल टैक्स, हालांकि आजकल तो फास्टैग आ गया तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी जैसे कई बार लोगों के पास फास्टैग नहीं होता तो इसके थ्रू जो है वो टोल टैक्सेस पे कर सकते हैं। पार्किंग चार्जेस, पार्किंग वगैरह में भी इशू होता है काफी ज्यादा पैसों का, राइट। तो ये तो मेरे साथ अक्सर होता है कि चेंजेस वगैरह मिलते ही नहीं, तो बड़ी दिक्कत आती है। रिटेल शॉपिंग वगैरह में इस कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, इवन मनी को विड्रॉ भी किया जा सकता है। और ये जो पूरा आइडिया था वन नेशन वन कार्ड का या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का, ये नंदन नीलेकानी जी का आइडिया था, और उसके ऊपर एक कमिटी हम लोग को देखने को मिली थी, जिस कमिटी के हेड थे नंदन नीलेकानी जी, और जिस कमिटी को सेटअप किया था आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और ये कार्ड कैसे ऑपरेट करता है, तो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के तौर पर ये हमें देखने को मिलती है, एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। और स्मार्टफोन्स को जो है ये इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकता है।
मतलब इस कार्ड का उपयोग जो है वो आप स्मार्टफोन के थ्रू भी जो है वो कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। मेट्रो का फेयर देना, बस का फेयर देना, सब अर्बन रेलवे सर्विस का फेयर देना, तो उसमें इस कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये कार्ड रुपए कार्ड के ऊपर चलता है, इसमें स्टोर्ड वैल्यू होती है, यानी कि आप रिचार्ज करा लेते हो, जैसे कि वो पेटीएम के वॉलेट में आप पैसे नहीं डाल लेते हो, तो वैसे ही इसमें है कि आप इस कार्ड में जो है वो पैसे डाल सकते हो आप अपने बैंक अकाउंट से। जैसे कि फास्टैग में भी यही हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी जब फास्टैग पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको एक फास्टैग का सबसे बड़ा इशू बताया था, जो कि अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूं हाईवे में, तो मैं मतलब लगता है यार बहुत ज्यादा फेस भी करना पड़ता है, क्योंकि पहले जब फास्टैग आया नहीं था एग्जैक्टली तब उस समय क्या बातचीत हो रही थी कि लोगों के बैंक के अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट जाएगा। बट फास्टैग के आने के बाद प्रॉब्लम ये हुई, ये चीज सामने आई कि आपको फास्टैग में अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा। पहले तो यानी कि आपके बैंक के अकाउंट से आपको कुछ जैसे 1000 रुपए आपने उस फास्टैग के अंदर डाल दिया और फिर आप ट्रैवल करते रहो। बट प्रॉब्लम बताऊं कई बार क्या होती है कि क्योंकि उसमें ऐसा कुछ रहता है 100 रुपए से नीचे अगर होगा तो फिर बोला नहीं कि 100 रुपए उसमें रिजर्व रहते हैं, उससे नीचे फिर वो कटता नहीं है, तो 100 रुपए रखने ही पड़ते हैं उसके अंदर, ऐसा कुछ रहता है मतलब सिस्टम। तो क्या होगा कि आपके पास अगर आप आउट ऑफ कैश हो जाओगे ना तो फिर आपको फिर वो गाड़ी पूरी रिवर्स करके फिर वो कैश वाले उस पर जाना पड़ता है, तो वो बड़ा एक मतलब सिर दर्द वाली कहानी है इसमें। तो मुझे ये बड़ी खराब चीज लगती है फास्टैग के अंदर। अगर फास्टैग से रिलेटेड आपके पास कोई टॉपिक आए मेंस में लिखने के लिए तो ये जरूर लिखिएगा कि फास्टैग के अंदर चैलेंजेस क्या है, क्योंकि आप जो चैलेंजेस जो लिख रहे हो ना या फिर ड्रॉबैक्स जो लिख रहे हो या लूप होल्स जो आप लिख रहे हो, तो वो ऐसे आपको लिखने जो कि एग्जैक्टली लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो चीज आप मेंशन कीजिएगा। क्योंकि कल को आप आईएएस आईपीएस कलेक्टर बनोगे तो आप लोगों के साथ ही डील करोगे, तो लोगों की जो एक्चुअल में जो समस्या है उसको अगर आप लिखोगे आपके आंसर में, तब आपके आंसर जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आपका आंसर जो है वो दिखाई देगा कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए बने और आप उसी प्रकार से यानी कि लोगों की समस्याओं के बारे में आप मेंशन कर रहे हो, राइट। तो जब भी आंसर लिखो अपने आप को एक मतलब अथॉरिटी की तरह जो है वो समझकर आंसर लिखो कि आप जो है वो एक ऑलरेडी आईएएस आईपीएस है और आप जो है वो उनके ब्रेन के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहे हो, लिख रहे हो। यानी कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इस प्रकार की चीजें जो मेंशन करनी होती, तो ऐसी आप लिखा करें, राइट। तो उससे आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आगे की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है वो इसको लेकर आई थी, यानी कि कहा था कि ट्रैवलिंग के दौरान जो है मतलब जो अलग अलग मेट्रोज जो हम लोग को देखने को मिलती है, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी पूरी कंट्री के अंदर जो देखने को मिलते हैं, तो उसमें एक ऐसा कार्ड होना चाहिए जिसका उपयोग जो है वो लोग बाग कर सकें किसी भी स्टेट के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए। और इसकी आवश्यकता क्यों है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है हमारी कंट्री में, और कैश जो है वो काफी प्रिफर्ड मोड होता है, बट कैश में काफी सारी समस्या हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये सब चीजें जैसे कैश को हैंडल करना समस्या है, रेवेन्यू लीकेजेस इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कई बार। जैसे कि आप देखेंगे बिल आपका बनाया नहीं जाता है, मतलब बस कंडक्टर जो है वो पैसे ले लेते हैं, वो देते नहीं है, पर्ची नहीं देते हैं, पार्किंग वाले पर्ची नहीं देते हैं, तो ये सब जो क्या हो रहा है, सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, राइट। तो कई बार ऐसी चीज देखने को मिलती है। बट अगर कार्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि रेवेन्यू लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरी चीज जो है वो ऑनलाइन ऑपरेट की जाती है, और ऑनलाइन ऑपरेट में हम लोग को देखने को मिलता है कि दिक्कत तो होगी नहीं फिर तो ऑनलाइन ऑपरेशन में, राइट। क्योंकि पूरी चीज जो है वो अगर आप इस कार्ड का उपयोग कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि ये कार्ड जो है वो पेमेंट सिस्टम पे, जहां पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम में जहां पर आप स्वैप करोगे तो वो जो पैसा जो आएगा वो सरकार के पास डायरेक्टली जाएगा, तो इसमें रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, जिसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी कैश के इशू के बारे में मैंने आपको बता दिया, खुलने वाला इशू होता है, और वो वायरस वाला इशू जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा वेरियस इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिले थे इस प्रकार के, जिसमें फेयर कलेक्शन को डिजिटाइज और ऑटोमेट करने पर काम किया जा रहा है, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम वगैरह के थ्रू, राइट। और इस प्रकार के लूप कार्ड्स, क्लोज्ड लूप कार्ड्स का इंट्रोडक्शन, ये काफी शानदार चीज है, राइट, जिससे कि काफी मदद मिलेगी हम लोगों को और इजी पड़ेगा कंज्यूमर्स के लिए ट्रैवलिंग वगैरह, राइट। तो ये चीज है। बट वो रिचार्ज का झंझट बड़ा खराब होता है, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं ना कि कई बार आप जैसे इवन अपने पेटीएम के वॉलेट पर भी वो सर्विस आप कर सकते हो। ऐसी सर्विस तो मैं चाहता हूं कि हर जगह होनी चाहिए, कि जैसे ही आपका बैलेंस जो है वो लो हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से, यानी कि आप ऑथराइजेशन दे दो कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए 1000 रुपए और वहां पर ऐड हो जाए, या 500 रुपए, यानी कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि पेटीएम वॉलेट जो होता है ना मेरा, मैंने उस पर सेट किया हुआ है कि जैसे ही बैलेंस लो होगा ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके वो 500 रुपए जो है वो लगा देगा। तो ऐसा फीचर जो है वो सभी में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट। टेक्नोलॉजी का और अच्छी तरीके से लोग उपयोग कर सकेंगे। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, और अगर आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये अपना पेपर 3 के पूरे टॉपिक्स से कंप्लीट हो गए। पेपर 1 और पेपर 2 के टॉपिक्स जो है वो मैंने ऑलरेडी आज मॉर्निंग में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, तो उसमें पूरी चीज आपकी कवर कराई जा चुकी है ऑलरेडी, राइट।
तो और अगर आप टेलीग्राम पर हैं गाइस तो आप ये टेलीग्राम पर अपना एक चैनल भी है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी और डिस्कशन ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी। और पेड पैकेज से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, जानकारी चाहिए, तो आप फेसबुक पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है 9713282838। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल मत करना, इस नंबर पर आप एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, राइट। तो चलो फिर अब अपन मिलेंगे अब कल के लेक्चर में, अब अगले साल मिलते हैं अब, राइट। और मेरे ख्याल से शायद ये वीडियो अगर रेंडरिंग में टाइम ना ले ज्यादा और अपलोडिंग में टाइम ना ले ज्यादा, तो शायद आपको ये 12 बजे से रात में पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी एक समस्या है यहाँ पर। एक तो नेटवर्क का बड़ा इशू है, तो बहुत घंटों बाद तो एक फोटो अपलोड होती है, तो वो बड़ी दिक्कत आ रही है अभी, क्योंकि मैं बाहर हूं ना अभी। 2 तारीख तक जो है वो मैं आ जाऊंगा सिटी में, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट बाकी आपको मिल जाएगा ये वाला लेक्चर, तो मतलब आज ही मेरे ख्याल से शायद 31 तारीख को ही मिल जाए, वरना फिर अब कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो बाकी चलो अब अपन मिलेंगे अगले साल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।